गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर बताएंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में किस तरह से सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हमें उसे हल करना चाहिए, उसके बारे में पूर्ण जानकारी देंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए कि हमें किस तरह से तैयारी करना चाहिए और उसका उत्तर लिखना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति REP 2020 के आधार पर जो उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा ले रहा है, उसके अनुसार यहाँ हमने एक मॉडल पेपर दिया है। इसमें कुल समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है और इसका कुल पूर्णांक होता है 70 अंक। इसमें 2 खंड होते हैं। तो शुरू के जो 15 मिनट होता है उसमें हर विद्यार्थियों को क्वेश्चन पेपर को पूर्ण रूप से अध्ययन करने के लिए दिया जाता है ताकि उसे अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले और यह जान ले कि हमें क्वेश्चन पेपर में कौन से प्रश्न किस टाइप के पूछे गए हैं और हमें उस पर अच्छी तरह से मालूम है। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें ऑप्शन भी रहते हैं, विकल्प भी दिए जाते हैं। तो विकल्प में से कौन सा सही विकल्प है उसको फाइंड आउट करें और फाइंड आउट करके उत्तर पुस्तिका में दर्शाएं, उसे लिखें। तो सबसे पहले हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बताएंगे, किस तरह से हमें बहुविकल्पीय प्रश्न हल करना चाहिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या होती है कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका अंक 1 अंक होगा। और अब ये जो 20 अंक वाले प्रश्न हैं, यह आपकी पाठ्य पुस्तक से संबंधित हैं। जो आपके सामाजिक विज्ञान में चैप्टर दिए गए हैं उसी चैप्टर में से सारे प्रश्न बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, यहां हमने एक प्रश्न का नमूना दिया है। तो प्रश्न यह है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है, विकल्प दिया गया है, का जनरल डायर, खा लॉर्ड रिपन, गा जनरल विलियम और घा सर एडवर्ड। इसमें 4 विकल्प दिए गए। अब इन 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही है जो आपका सही उत्तर होगा। तो अब ये चीज हमें कैसे पता चले कि इस प्रश्न का उत्तर यही सही है। इसके लिए आपको हर चैप्टर में, जितने भी चैप्टर आपके पाठ्यक्रम में, उसमें आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसे आपको याद करना होगा, समझना होगा, तब इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसमें उत्तर है जनरल डायर। अब हमने ऐसे सही उत्तर का चुनाव कैसे किया, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने उसको पाठ में पढ़कर समझा है, तो हमें उसका उत्तर याद पहले से ही था, इसलिए हमको उत्तर इसका सही मिला, जनरल डायर। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर हुआ। तो इसी प्रकार से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 20 प्रश्नों के उत्तर को दर्शाने के लिए हमें करना क्या है, उसके लिए उत्तर प्रदेश बोर्ड ने एक OMR शीट दिया है जो हर विद्यार्थियों को मिलता है परीक्षा के समय में। तो उसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 20 तक OMR शीट में दिए जाएंगे और एक प्रश्न के 4 ओवल होंगे। ओवल इस तरह से होंगे, एक का होगा, एक खा होगा,
ये ग होगा और ये घ होगा, जैसा यहां दिया गया है। अब इसमें आपका उत्तर क्या है? जनरल डायर इक्का है, ये आपका उत्तर है। तो अब इसको हम कैसे दर्शाएं, कैसे उत्तर लिखें? इसके लिए आपके पास ब्लैक पॉइंट पेन हो या नीली पॉइंट पेन हो, दोनों में से किसी एक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी पेन से अभी आपका जो उत्तर का सही है, इस का वाले उत्तर के नीचे जो ओवल है, इसको आप पूर्ण रूप से ऐसे पेन से ऐसे पूरा भर दें। भरते समय इस चीज की सावधानी होनी चाहिए कि जो ओवल है, जितना स्पेस है, जगह है, वो पूर्ण रूप से नीली पेन से भर रहे हैं तो नीला हो जाना चाहिए, ब्लैक पेन से भर रहे हैं तो ब्लैक हो जाना चाहिए। तो ये है उत्तर दर्शाने का तरीका। इस तरह से आपको बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दर्शाना होगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको ना समझ होती है या कम उन्हें समझ में आता है कोई चीज, तो उत्तर दर्शाने का वह खुद का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, खुद के हिसाब से उत्तर देते हैं। तो उत्तर गलत लिखने की पद्धति ऐसा करते हैं, या तो उस ओवल में क्रॉस का चिन्ह कर देंगे, या सही का चिन्ह कर देंगे, या फिर उसको आधा ही ब्लैक करेंगे। ये तीनों पद्धतियां उत्तर दर्शाने के लिए गलत है। सही पद्धति ये है। इस तरह से हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करना चाहिए, उसका उत्तर दर्शाना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं खंडवा। खंडवा में कुल अंक 50 होते हैं। यह खंडवा 50 अंकों का प्रश्न होता है। इस खंडवा में वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2। तो वर्णात्मक 1 में 4 प्रश्न होते हैं और चारों प्रश्न के लिए एक अलग से प्रश्न और दिया जाता है, यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 4 तक ये वर्णात्मक 1 में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यह प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है। इस तरह से वर्णात्मक 1 16 अंकों का होता है। अब प्रश्न 1 में 2 प्रश्न होंगे, लेकिन दोनों प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को हल करना है। इस तरह से प्रश्न 1 से लेकर 4 प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का होता है और इसका उत्तर लिखने के लिए लगभग 80 शब्दों में उत्तर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि लिखते समय हम शब्दों की गणना कैसे करेंगे, उसके लिए टाइम जाएगा, समय जाएगा। नहीं, इसके लिए आसान तरीका है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा प्रत्येक वाक्य लगभग 10 शब्दों का होता है, तो 80 शब्दों में लिखने का तात्पर्य हुआ कम से कम 7-8 लाइन का उत्तर होना चाहिए। इस तरह से हम अपना उत्तर लिखेंगे। तो 80 शब्दों में ये वर्णात्मक प्रश्न 1 भाग 1 पूछा जाता है। अब दूसरे टाइप का जो वर्णात्मक भाग 2 है, इसमें भी प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक, यानी 5, 6, 7 और 8 का जो प्रश्न होता है, यह भी वर्णात्मक प्रश्न है। इसके प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होता है। इसमें भी अथवा करके प्रश्न पूछा जाता है, यानी प्रश्न 5 में भी 2 प्रश्न, 6 में भी 2 प्रश्न, 7 में भी 2 प्रश्न और 8 में भी 2 प्रश्न होते हैं, जिनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो जो प्रश्न आपको अच्छी तरह से तैयार हो, जिस पर आप लिख सकते हैं, सही उत्तर लिख सकते हैं,
उसी प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ये प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होता है। इस तरह से वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2। अब इस वर्णनात्मक 2 के प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। अब 150 शब्दों का मतलब है कम से कम 15 वाक्य, 12 वाक्य से लेकर 15 वाक्य तक इसका उत्तर होना चाहिए। तो इस तरह से इसका उत्तर लिखा जाना चाहिए। हम ये जानते हैं कि सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, यानी द्विघोत्री प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं, एज इट इज, जैसा है वैसा नहीं लिख सकते, लेकिन उसका सारांश, पाठ का सारांश पढ़ने के बाद कुछ उसमें से मूल बातें याद होनी चाहिए। उसी आधार पर छोटे छोटे वाक्य बना करके हम 150 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें उसका सारांश तैयार करना चाहिए और उसी आधार पर खुद अपने विचार से, अपने मन से उसका वाक्य बना करके, वाक्य रचना करके उत्तर लिखना चाहिए। अब प्रश्न 8 के बाद जो प्रश्न 9 है, ये प्रश्न 9 मानचित्र से संबंधित प्रश्न होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, का और खा। तो का और खा में मानचित्र पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो का वाले खंड में आपको इसमें 2 प्रकार के मानचित्र पूछे जा सकते हैं, विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र। दोनों में से किसी एक मानचित्र पर आधारित प्रश्न होंगे। तो हमें भारत का मानचित्र अगर सरल लगता है तो सरल करना चाहिए। तो वैसे सभी विद्यार्थी तो भारत का मानचित्र ही लेकर के प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो भारत के मानचित्र में 5 प्रश्न का से पूछे जाते हैं। भारत के मानचित्र को दिया जाता है और उसमें सावधानी ये होनी चाहिए, निर्देश लिखा रहेगा, क्वेश्चन पेपर में निर्देश देते हैं। तो उसमें जो प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 होंगे वह ऑप्शन टाइप के होंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए, अभ्रक भारत में कहां पाया जाता है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। इस तरह से 5 प्रश्न दिए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो अब लखनऊ को हमें दर्शाना है मानचित्र में। तो मानचित्र में दर्शाने के लिए हमें मानचित्र में सही स्थान पर लखनऊ कहाँ है वहां दर्शाना होता है। अब यहां आपको हमने एक भारत का मानचित्र दिया है, लेकिन आपको जो भारत का मानचित्र मिलेगा वह ब्लैंक मिलेगा। ये तो हमने आपको समझाने के लिए मानचित्र का सहारा लिया है। तो ये भारत का राजनीतिक मानचित्र है। अब इस भारत के मैप को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। अब हमें जैसे उत्तर लिखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। में उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। अब यहां मानचित्र में खाली जगह पर आपको सही जगह यहां दिखाया गया है कि ये लखनऊ है। ऐसे ही आपको भारत के ब्लैंक मानचित्र में, खाली मानचित्र में यहां आपको लिखना होगा लखनऊ। इसके लिए आपको एक सूची भी बनाना पड़ेगा। तो उस सूची में जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं 5 प्रश्नों के सूची भी दर्शाना होगा।
सूची में, तो सही अंकन यानी सही स्थान पर उसका नाम लिखना होगा और सही जगह पर उसे दर्शाना होगा। इसके लिए हाफ हाफ मार्क्स हैं, 1 मार्क है एक प्रश्न पर, तो आधा मार्क्स सही नाम लिखने पर मिलता है और आधा मार्क्स सही स्थान पर दर्शाने के लिए मिलता है। तो इस तरह से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और 5 ऐसे प्रश्नों खंड खा से भी पूछे जाते हैं। उसमें जैसे पूछा गया कि इलाहाबाद मुंबई के बीच में किसी एक स्टेशन का नाम बताइए। तो अब बहुत सारे स्टेशन हैं, रेलवे स्टेशन, लेकिन उस रेलवे स्टेशन के लिए कुछ चिन्हित सांकेतिक शब्द होते, सांकेतिक भाषा में होते हैं। तो रेलवे स्टेशन हो, हॉस्पिटल हो, हवाई अड्डा हो जिसे हम पत्तन कहते हैं, बंदरगाह हो, पोर्ट, तो हर चीज के लिए अलग अलग सांकेतिक शब्द होते हैं, चिन्ह होते हैं। उन्हीं चिन्हों के आधार पर हम उसका उत्तर दर्शाते हैं। तो अब यहां पर हम कुछ चिन्हों की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं प्रश्न 9, जो मानचित्र पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें खंड का में जो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुविकल्पी होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक उदाहरण देकर बताया, प्रश्न पूछकर बताया कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम है लखनऊ। तो उसे मानचित्र में हम कहाँ दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, वो अभी हमने आपको तरीका समझाया और बताया। तो क्वेश्चन पेपर में इस तरह का चिन्ह दिया रहता है। इन्हीं चिन्हों के आधार पर प्रश्न 9 का के उत्तर दर्शाने होते हैं मानचित्र में। तो ये 5 प्रश्नों वाला होता है और प्रश्न 9 का जो खा है यह भी 5 प्रश्नों, इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं। तो जैसे हमने 5 प्रश्न लिखा, भारत का कोई एक पत्तन बंदरगाह, तो उस क्वेश्चन पेपर में ऐसा चिन्ह दिया रहेगा। इन्हीं चिन्हों के माध्यम से आपको बंदरगाह भारत के मानचित्र में दर्शाना है। भारत का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी केंद्र, कोई एक टेक्नोलॉजी केंद्र बताइए, लिखिए। तो उसे उस भारत के मानचित्र में दर्शा करके इस तरह का चिन्ह लिख करके इस तरह से दर्शाते हैं। यानी आप इस चिन्ह को भारत के मानचित्र में जहां दर्शाएंगे वह स्थान आपका सही होना चाहिए। तीसरा है इलाहाबाद मुंबई रेल मार्ग। रेल मार्ग का सांकेतिक चिन्ह ये है, इस तरह का आपको विशेष जो सूची बनाएंगे उस सूची में ये दर्शाना होगा। चौथा है अभ्रक उत्पादन का कोई एक क्षेत्र। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उत्पादन, अभ्रक उत्पादन, लोहा उत्पादन, तो इसका ये केंद्र चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है। अब जैसे कोई पारादीप नगर यहां में दिया है, पारादीप नगर, तो उसका चिन्ह ये है। इस तरह से इस चिन्ह के माध्यम से मैप में दर्शाया जाता है और साथ में उसकी एक नीचे सूची भी बनाई जाती है। तो सही नाम और सही अंकन, अंकन का मतलब सही स्थान पर दर्शाना, दोनों चीजें अगर प्रश्न एक में सही है तो आधा मार्क्स नाम पर होता है और आधा मार्क्स अंकन पर होता है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा ने उन विद्यार्थियों के लिए जो नेत्र से कमजोर हैं, दृष्टिबाधित परीक्षार्थी, उनको आंख से कम दिखाई देता है या दोनों आंखें नहीं हैं
या एक आंख है, एक आंख से पूर्ण रूप से नहीं दिखाई देता, उनके लिए भारत का मानचित्र नहीं दिया जाता, अर्थात उनसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब एक एक प्रश्न, एक एक उत्तर वाले प्रश्न, जैसे पूछा गया ऐसे 5 प्रश्न उनके लिए भी होंगे, का, ख, ग, घ और अंगा। अब जैसे यहां पूछा गया कराची कहां स्थित है, कराची कहां स्थित है, दिल्ली कहां स्थित है, लाहौर कहां स्थित है, जयपुर कहां स्थित है और बिहार कहां स्थित है। ऐसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जिनका उत्तर मानचित्र में तो दिया नहीं जाता, मानचित्र में दर्शाना नहीं है, ये उनके लिए होता है जो दृष्टिबाधित है। उनके लिए कॉपी में अपनी प्रश्न क्रमांक 9 का और ख दोनों उत्तर उनको अपनी कॉपी में लिखना है। इस तरह से उनके लिए भी उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा इस तरह के प्रश्न को हल करने की व्यवस्था दी गई है। तो इस तरह से हमारा ये 70 मार्क्स का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हुआ। 30 नंबर का जो कार्य और होता, 30 नंबर का जो होता है उसमें प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं, जो वह विद्यालय की तरफ से होता है। हर विद्यालय अपने विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट कार्य दे करके, प्रकल्प कार्य दे करके उनसे पूर्ण करवाता है, उस पर मार्किंग करके वह बोर्ड को भेजता है। इस तरह से हमारे टोटल 100 मार्क्स हो गए। तो ये रहा हमारा सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर।